यूट्यूब चैनल माध्यमेन भवतः। हाय प्यारे स्टूडेंट, तो आप लोग कैसे हैं? मुझे उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे। तो आज हम आपके लिए लेके आए हैं, बहुत बड़ा तोहफा लेके आए हैं। जो तोहफा आपके लिए समझ जाइए कि इतना ही बेस्ट होने वाला है कि क्या कहें। जैसा कि आप लोग का क्लास 8 में ये इस प्रकार से बुक मिला हुआ है या फिर आप परचेज किए हुए हैं, जो एनसीईआरटी बेस्ड है आपका, जिसका नाम है रुचिरा। ठीक है, क्या है? रुचिरा तृतीय भाग है। ठीक है, रुचिरा तृतीय भाग। आप लोगों के बीच एक ऐसे टीचर आने वाले हैं जो संस्कृत को ऐसे बेस्ट अंदाज में पढ़ाएंगे कि आप कहिएगा आपका दिल गदगद हो जाएगा। इससे पहले आप YouTube पे कभी नहीं ऐसे संस्कृत पढ़े होइएगा। और ये टीचर आपको ऑफलाइन में, ठीक है, और ऑनलाइन में भी दूसरे चैनल पे बहुत दिन से पढ़ाते हैं। करीब ऑफलाइन से बहुत दिन से पढ़ाते हैं। मानो कि ऑफलाइन में बच्चा इनका फैन है संस्कृत और हिंदी में, और पूरा है जो पूरा एरिया में संस्कृत और हिंदी में जाना जाता है। टीचर सभी इनका नाम लेते हैं, यहाँ तक किसी का प्रॉब्लम हो तो लेके आते हैं। तो आज वही टीचर आप लोगों को इतने बेस्ट तरीका से पढ़ाएंगे संस्कृत, इतने बेस्ट तरीका से कि आप भी पंडित जी बन जाइएगा और आप भी किसी का शादी कराने लगिएगा। ठीक है, तो हम सबसे पहले आप लोगों के प्यारे सर ललित सर का स्वागत कर रहे हैं। ये सर आप लोगों को अपने अंदाज में ऐसे बताएंगे, आइए सर, ऐसे बताएंगे संस्कृत कि ये बुक आप दूसरों को भी पढ़ा सकते हैं। तो सर आप सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। तो आप लोग सुनिए सर क्या। अहम इपत क्लास 6 to 8 इति यूट्यूब चैनल माध्यमेन भवतः सर्वेषां सर्वप्रथम स्वागतं करोमि। अहम अद्य अष्टम्याः कक्षायाः छात्रेभ्यः संस्कृतं पाठितुम् अत्र उपस्थितमस्मि। यदि भवन्तः संस्कृतं सरलतया पठितुं तर्हि मम चैनल सब्सक्राइब कुर्वन्तु च चलचित्रं लाइक कुर्वन्तु। इसी प्रकार से आप संस्कृत सीखना चाहते हैं तो मेरा धन्यवाद। संस्कृत एक हम लोगों के लिए, हम सनातनियों के लिए बहुत ही गर्व का विषय है। और ये गर्व का विषय तो है ही, और साथ ही साथ हम लोग इसमें अपने उच्चारण को और मधुर कर पाएंगे। और मेरा पूरा प्रयास रहेगा जब आपको संस्कृत इस प्रकार से सिखा दी जाए कि आप भी किसी को संस्कृत पढ़ा सकें। संस्कृत में बहुत सारे व्यक्तियों का रुचि नहीं रहा, लेकिन रुचि बनाए। हमारे अपने संस्कृति को बचा कर रखना है और संस्कृत को। चलिए हम लोग जानते हैं जो आखिर क्या क्या पढ़ना है। कक्षा 8 संस्कृत रुचिरा भाग 3 है। इसमें हम लोग एक परिचय की ओर बढ़ते हैं। देखिए, प्रथम पाठ जो हमारा है संस्कृत का, उस पाठ का नाम क्या है बुआ? सुभाषितानी, है ना? सॉरी, सुभाषितानी। क्या बोलिएगा? सुभाषितानी है, सुभाषितानी। ठीक है, देखिए संस्कृत थोड़ा सा स्पीड में बोलिएगा तो सही बोल पाइएगा, तोड़ के बोलिएगा तो थोड़ा सा गलतियां हो जाती है। ठीक है, सुभाषितानी। तो ये है। इस पाठ में हम गुण के बारे में जानेंगे, लोगों के अच्छे गुणों के बारे में जानेंगे। देखिए, अच्छे व्यक्ति जो होता है उसके साथ जो गुण होता है, उस गुण जब तक रहेगा तो उसका सदुपयोग होगा। लेकिन वही गुण अगर किसी बुरे व्यक्ति में चला जाता है तो वो गुण जो है अवगुण के रूप में बदल जाता है और बहुत सारा दोष को उत्पन्न करने लगता है। इस चीज के बारे में, है ना, हमको अच्छे रास्ते पर चलना चाहिए, गलत व्यक्तियों की संगति में नहीं रहना चाहिए। इस चीज सब के बारे में हमको समझना होगा इस प्रथम पाठ के माध्यम से। दूसरा पाठ में जब हम आएंगे, हमारा द्वितीय पाठ क्या है बुआ जी? विलस्य वाणी न कदापि में श्रोता। इसमें हम लोग पंचतंत्र की एक बहुत ही मजेदार कहानी को जानेंगे, सुनेंगे। इसमें एक चलाक लोमड़ी रहता है और शेर का वर्णन किया गया। एकदम चालाक लोमड़ी है और शेर है जिसका वर्णन किया गया, जो यह सिखाती है कि मुसीबत के समय हमेशा अपने बुद्धि का इस्तेमाल करना चाहिए। ठीक है बा? क्योंकि
गुफा कभी नहीं बोलती है, ये बात इसमें बताया गया है। अगला है हुआ तृतीय पाठ। तृतीय पाठ जो हमारा है डीजी भारतम से है, और इस पाठ में हम डिजिटल इंडिया के बारे में जानेंगे। इसमें डिजिटल इंडिया के बारे में बताया गया है, जो इंटरनेट, मोबाइल हो गया, कंप्यूटर हो गया, हमारी जिंदगी है किस प्रकार से, अभी जो पेमेंट हो रहे हैं, डिजिटल पेमेंट हो रहे हैं, इस सब चीजों पर चर्चा इस चैप्टर में की गई है। उसको हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे इस चैप्टर के माध्यम से। अगले चैप्टर के लोग हम बात करते हैं चतुर्थ चैप्टर, है ना। चौथा पाठ जो है हमारा सदैव पूर्तो निधेयी चरणम, सदैव पूर्तो निधेयी चरणम। इसमें हम लोग ये पढ़ेंगे, एक बहुत ही प्रेरणादायक गीत है ये, और यह गीत हमें यह सीख देता है कि जीवन की मुश्किलों और पहाड़ों जैसे बड़े बड़े संकटों के डरे नहीं उसे, और हमें हमेशा आगे कदम बढ़ाना रहना है, चाहे कितने भी दिक्कतें आए, रुकावट आए, उस सभी परिस्थितियों में हम खड़ा रहेंगे और उसका समाधान निकालने का प्रयास करेंगे, और हम अपना कदम बढ़ाते रहेंगे। फिर हम लोग पंचम पाठ की ओर बढ़ते हैं, और पंचम पाठ में जो आपका चैप्टर है ना, कंठ के नैव कंटकम, कंठ के नैव कंटकम, ये हमारा चैप्टर है। इस चैप्टर में हम लोग जानेंगे, एक बहुत ही पुरानी लोक कथा है, बहुत ही प्रचलित एक कहानी है। उस कहानी में जिसका अर्थ है कांटे से ही कांटा निकलता है। आप लोग जानते हैं, जब बहुत ही प्रचलित एक लोक कथा है, बड़ा आदमी सब सुने होइएगा आप, जो जे लोहा से ही लोहा कटता है, ऐसा करके आप सुने होइएगा, एक लोकोक्तियां होती है, तो इस प्रकार से लोग कहते रहते हैं। उसी प्रकार से एक लोक कथा है, कांटे से ही कांटा निकलता है। और इसी कहानी से हमें सीख मिलती है इस प्रकार से, अगर आपके साथ कोई चालाकी करे तो संकट के समय चतुराई और उसी के भाषा में जवाब देना चाहिए, क्योंकि आप हमेशा विनम्र रहिएगा, वो व्यक्ति आपके साथ हमेशा कुछ ना कुछ गड़बड़ी कर रहा है, तो उससे क्या होगा, आप ही का दिक्कत होगा। इसीलिए उस हिसाब से भी हमको जवाब देना चाहिए, जिस हिसाब से लोग व्यक्ति हमको हमारे साथ करेंगे। हम लोग षष्ठ पाठ के लिए आ जाते हैं। षष्ठ को, इसको षष्ठ भी कितने व्यक्ति पढ़ते हैं, हम लोग षष्ठ पढ़ेंगे, ठीक है बा। षष्ठ पाठ में बहुत ही बेहतरीन है, गृहम शून्यम है ना, सुताम बिना, क्या बोलिएगा, गृहम शून्यम सुताम बिना। इसमें हम लोग जानेंगे, इस पाठ में समाज के एक बहुत बड़ा संदेश देता है, और यह बताता है कि बेटियों के बिना घर सुना है। किसके बिना सुना है बेटा, है ना, बेटियों के बिना जो है घर क्या है, सुना होता है। और हमें समाज में जो कन्या है, यानी कि लड़कियों का जो भ्रूण हत्याएं हो रही है, यानी कि लड़कियों को जो अल्ट्रासाउंड करवाकर उसको मार दिया जा रहा है लड़की होने पर, यह नहीं करना चाहिए। इस चैप्टर में हम इसी चीज के बारे में बात करेंगे। अगला हम लोग आ जाएंगे सप्तम पाठ की ओर, सातवां पाठ। सातवां पाठ जो है भारत, है ना, भारत जनता अहम, क्या है बुआ, सातवां पाठ क्या है, भारत जनता अहम। इसमें हम लोग जानेंगे, यह बहुत ही सुंदर कविता है, जिसमें हम भारत के लोग के विशेषताओं का वर्णन किया गया है। आप लोग, हम लोग बचपन में उदेशिका पढ़ी हैं, ऐसे दिल पर हाथ रख के बोले हम भारत के लोग, भारत को, ध्यान है आपको। तो जो उदेशिका पढ़े हैं, वो जो प्रस्तावना पढ़े हैं, उस प्रस्तावना पर ही कविताएं लिखी गई है ना। इसमें उसी चीज के बारे में वर्णन किया गया, भारत के महत्ता के बारे में वर्णन किया गया। हम लोग अष्टम पाठ की ओर बढ़ते हैं। अष्टम पाठ का जो नाम है बुआ, संसार सागरस्य नायकः। इस पाठ में उन पुराने शिल्पियों, है ना, जिन्हें गजधर कहा जाता है, उस कहानी को जिन्होंने बिना किसी आधुनिक मशीन के भारत में सुंदर तालाब, कुएं, जल के संरक्षण के साधन बनाए थे, उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, जो किस प्रकार से वे लोग तालाब, कुएं, जल संरक्षण के संसाधन सब कैसे बनाए थे। उस समय तो आधुनिक मशीन नहीं हुआ करता था, लेकिन फिर भी वो लोग इस प्रकार की व्यवस्था कैसे कर पाए, इस पर हम लोग चर्चा करेंगे अष्टम अध्याय में।
हम लोग आ जाएंगे अगले 9 पाठ में, जो है सप्तभिगन्य, सॉरी सप्त भगिन्य। सप्त भगिन्य का मतलब होता है, देखिए भगन्य मतलब होता है बहन, भगनी मतलब क्या होता है, बहन होता है, और सप्त मतलब 7 होता है। तो 7 बहन के इसमें बात करेंगे इस पाठ में। भारत के उत्तर पूर्वी क्षेत्रों को अगर देखते हैं, जैसे देखिए हम यहाँ पर एक खंड लेंगे, ओके, ये वाला जो क्षेत्र देख रहे हैं, अस्माकम भारतम, हमारा भारत है ना। और ये वाला जो क्षेत्र देख रहे हैं, इसी क्षेत्र को कहते हैं सप्त भगन्य, 7 बहनों वाला राज्य, 7 सिस्टर। इसी क्षेत्र को कहा जाता है, भारत के उत्तर पूर्वी क्षेत्र है। और इसी क्षेत्र के बारे में हम लोग 9वें पाठ में पढ़ेंगे, ठीक। अच्छा, 10वां पाठ जो होगा हमारा नीति नवनीतम पाठ का नाम है। इसमें हम लोग जो हम लोगों के सनातन धर्म से संबंधित है, और सनातन धर्म में जो हम लोगों का जो प्रथम माना जाता है, जो कोई नियम का किताब है, जो मनुस्मृति है। और उसी मनुस्मृति में किस प्रकार के नियम है, किस प्रकार के नियमों का उल्लेख किया गया है समाज के लिए, किस प्रकार की विधि व्यवस्था बनाई गई है, उस विधि व्यवस्था के बारे में हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। इस चैप्टर के पिता का क्या कर्तव्य होता है, गुरु का क्या कर्तव्य है, पुत्र का क्या कर्तव्य है, सारे नियम व्यवस्था बनाए गए हैं, तो उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। 11वां पाठ का अगर बात करते हैं, तो इस पाठ में बहुत ही बेहतरीन चीज के बारे में, बहुत बेहतरीन, मुझे खासकर ये पाठ बहुत ज्यादा प्रभावित करता है। और इस पाठ का नाम है सावित्रीबाई फुले। सावित्रीबाई फुले वही जिन्होंने शिक्षाओं में बहुत ज्यादा योगदान दिया है, इनका बहुत ही बेहतरीन योगदान रहा है। तो सावित्रीबाई फुले पर जो पहली महिला शिक्षिका थी, उस पर हम लोग चर्चा करेंगे, जो किस प्रकार से महिलाओं को पढ़ाने में इनका योगदान रहा है, इस पर हम लोग चर्चा करने जाएंगे इस चैप्टर में। उनके संघर्ष के बारे में जानेंगे। द्वादशा पाठ में अगर हम बात करते हैं, क रचति कह रचित, क्या है, क रचति कह रचित। इस पाठ में हम लोग बात करेंगे जो कौन रक्षा करता है और कौन सुरक्षित है। यह पाठ पर्यावरण से संबंधित है, और इसमें हम लोग पर्यावरण से संबंधित, पर्यावरण को रक्षा करनी चाहिए, प्रदूषण से बचाना चाहिए, इस पर हम लोग चर्चा करेंगे, लोगों को कैसे जागरूक किया जाए। त्रयोदश पाठ में अगर बात करते हैं, त्रयोदश पाठ जो है वो क्या चीज है, छितो राजते, सॉरी छितो राजते भारत स्वर्ण भूमि, ठीक है। तो इस पाठ में हम लोग बात करेंगे जब भारत को क्यों सोने का धरती कहा जाता है, हमारे यहाँ के वैज्ञानिक, हमारे यहाँ की संस्कृति, हमारे यहाँ के इतिहास। अब हम चतुर्दश पाठ के बारे में जानेंगे। चतुर्दश पाठ जो है, जो आर्यभट्ट से संबंधित है, वही आर्यभट्ट जिन्होंने शून्य का खोज किया था, जिनकी वजह से आज गिनती में लाखों करोड़ों अरबों खरबों को जो गिनती, ये जो जीरो दिखाई देते हैं, है ना, ये जीरो सब उन्हीं का देन है। इस पाठ में अपने देश के महान गणितज्ञ और वैज्ञानिक आर्यभट्ट के बारे में जानेंगे, जो 5वीं सदी में, हाँ 5वीं सदी के थे। वे पहले इंसान थे जिन्होंने दुनिया को शून्य के बारे में बताया और पृथ्वी
है ना, पृथ्वी समझाया कि पृथ्वी सूरज के चारों ओर घूमती है। उन्होंने ही सबसे पहले ये बताया जो पृथ्वी जो है सूर्य के चारों ओर घूमती है। इससे पहले लोग ये जानते थे जो पृथ्वी के चारों ओर सूर्य, क्योंकि उनको लगता था जो हम जिधर जाते हैं उधर सूर्य आ जाता है, यानी कि सूर्य ही चक्कर लगा रहा है। लेकिन इन्होंने बताया जो ऐसा नहीं है ना, पृथ्वी ही सूरज के चक्कर लगा रहा है। ठीक, इससे आगे बुआ इस चैप्टर में ये तो 14 पाठ हुए। ये 14 पाठ जो थे, जो 14 पाठ के बारे में आपको जानकारी मैंने दे दिया। और साथ ही साथ अगर इसको गौर से देखिएगा, इसमें तो 14 पाठ है और इसमें व्याकरण के भी कुछ खंड जोड़े गए हैं। व्याकरण के क्या क्या खंड है आपको पढ़ना इस अष्टम क्लास में, है ना। संधि पढ़ना है बुआ, संधि पढ़ना है, धातु रूपानी पढ़ना यानी कि धातु रूप पढ़ना है, उसके बाद आपको शब्द रूपानी पढ़ना है, इससे क्या कहते हैं कारकम पढ़ना है, कारक पढ़ना है। तो ये सब कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक है आपके व्याकरण का, जिनको आपको पढ़ना है और आपके चैप्टर में इसका उल्लेख किया गया है। मेरा साथ देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।